उसको सजाए मौत नहीं होगी, उसकी उम्र कम कैद हो जाएगी, 10 करोड़ की 15 करोड़ की ऑफर क्यों देगा? सीएम जो है ना वो आगे 300 लोग आ गए, ये गलत बात है। पुलिस के पास तो अफनान है ही नहीं, एक्सीडेंट नहीं है, ये टारगेट किलिंग है, जिसमें कोई शक नहीं है, कोई अबहाम नहीं है। ये 18+ है, का वालिद है उसकी और पुलिस की आपस में मामला तय हो गया। तो उस वक्त हमें पता चला कि यार ये वही गाड़ी है, मेरिट पे सजा दिलवाऊंगा, इंशाल्लाह इसको सजाए मौत होगी। फिर पता चला कि यार वो लोग हमें मारना शुरू हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार आदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, तख्ते लाहौर में एक कम उम्र ड्राइवर अफनान जो है वो एक गाड़ी को हिट करता है और इस गाड़ी में 6 लोग मौजूद होते हैं जो मौके पर इस जहाने फ़ानी से कूच कर जाते हैं। तो कम उम्र ड्राइवर के इस वाक़े और इस जो है कत्ल इक़दाम कत्ल के बाद जो है ये केस जो है हाई प्रोफाइल केस बन जाता है और जो हाई प्रोफाइल केस मज़ीद जो है तवज्जो का मरकज़ बन चुका है, क्योंकि अदालत ने जो है अफनान की उम्र के तयन के लिए एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया और मेडिकल बोर्ड ये फैसला करेगा कि क्या अफनान 18 साल का है या नहीं है। अगर अफनान की उम्र 18 साल साबित हो जाती है तो इसको मज़ीद सख्त से सख्त सज़ा मिल सकती है। तो जो है रफ़ाकत साहब हमारे मौजूद हैं। रफ़ाकत साहब की सारी इस फैमिली के साथ सानिया हुआ, लेकिन रफ़ाकत साहब ने इस केस को परसू किया और हिम्मत नहीं हारी और जो है हमें वो अदालतों के बाहर भी और थानों में भी सरगर्म दिखाई दिए और हमारे साथ है, हम सारी डिटेल इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत अफसोस कि आपकी फैमिली के 6 नहीं बल्कि 7 लोग जो हैं आपके घर नहीं रहे, 7 जनाजे इस घर से उठे हैं। क्या कहेंगे सारे इस दुख की दास्तान के बारे में? जी, इसमें यह है कि आम तौर पे जब कोई बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह को प्यारा हो जाता है तो हम ये वाकूला है हमारा, हम ये कहते हैं जी अल्लाह की रज़ा थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरे बच्चों की, मेरी फैमिली की ज़िंदगी मौजूद थी, वो अपनी ज़िंदगी में मशगूल थे, रवां थे, और ये अल्लाह की रज़ा थी नहीं जो इसने की है। अगर ये एक्सीडेंट ना होता तो यकीनन आज मेरे बच्चे ज़िंदा होते, अपनी ज़िंदगी में चल रहे होते। तो लिहाजा हम इसको सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं, जी अल्लाह की रज़ा है तो फिर बात ख़त्म हो गई। तो लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें एक तो ये बात नहीं है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये एक्सीडेंट भी नहीं है, ये एक टारगेट किलिंग है। जैसे कि आपने मेरे पहले प्रोग्राम में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा पीछे इनसे तकरार होता है, तलखी होती है। उसके बाद जो है ना ये अपना ये निकल जाते हैं वहाँ से और फिर टारगेट करके अगर आप आज भी आप जाएं उस जगह पे तो जो मैकडॉनल्ड चौक है वहाँ आबादी बिल्कुल नहीं है, बहुत कम, कहीं कहीं दूर दूर घर हैं। और बिलखसूस वो चौक के अंदर कॉर्नर पे कोई घर नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है। आप दूर से जज कर सकते हैं कि किस सड़क से कौन सी गाड़ी आ सकती है। और उन लोगों ने वैसा ही किया कि वहाँ कोई मौजूद घर नहीं है, वो दूर जो है ना वो उन्होंने वो जज करते रहे स्लो स्पीड में। और जब उन्होंने देखा कि यार वो गाड़ी आ गई है मेरे बेटे हसनैन की, तो फिर उन्होंने स्पीड बढ़ाकर फुल स्पीड के साथ वो गाड़ी हिट की। लिहाजा खुदा रहा मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। ये टारगेट किलिंग है, बड़ी दुरुस्त बात की है। अच्छा, शुरू में रफ़ाकत साहब इस केस को ये रंग देने की कोशिश की गई कि एक कम उम्र ड्राइवर है, उससे गलती हो गई, वो जो है 100+ कार चला रहा था और जो है उसकी लग गई। और जो है टीवी के ऊपर भी यही खबर जो है हमें विजुअल्स दिखाई गए कि उसका बयान था अफनान का, जी मेरे से गलती और मिस्टेक हो गई। लेकिन बाद में जब असल हकीकत पता चली कि किस तरीके से जो है इसने एक छेड़खानी का अमल किया और फिर जो है इसने दानिस्ता तौर पर जो है टक्कर मारी। असल में बहुत सारे लोगों को ना जी इसके एक्चुअल सूरत हाल का पता नहीं। जैसे आमतौर पर मीडिया पे ये है जी कि सीएम साहब गए तो 302 लगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको डिटेल थोड़ी सी बताता हूँ कि जब एक्सीडेंट हुआ, पिछली बात तो मैंने आपको बता दी कि हमारी तकरार हो, जब एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के बाद जब हमने जो है वो गाड़ी में देखा कि जी सिर्फ 2 लोग हैं, मेरा बेटा और मेरा दामाद, बाकी लोग वहाँ अंदर थे ही नहीं। ये निज़ाम में कुदरत है कि अल्लाह ने उनको कैसे बचाया और सारी उनके जिस्म जो है ना वो ठीक थे, चेहरे पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई चोट नहीं थी क्योंकि वो शुहदा हैं। तो हमने देखा कि गाड़ी में वो लोग नहीं है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम है कि वो मेरी मिसिज़ और मेरी बहू जो है उनके ऊपर एक बहुत बड़ी बड़ी चादरों में लिपटी हुई थी। ये पहले टोटल 25-30 सेकंड की बात है कि पहले वहाँ मौजूद नहीं थे। हम जब निकालता हूँ मैं अपने बेटे बड़े को और अपने दामाद को, तो फिर देखते हैं कि वहीं पे जो है ना वो हमारे जो है ना वो सामने हमारी बैक साइड पे उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। तो ये निज़ाम कुदरत, अगर आप गाड़ी को देखें
तो आप कहेंगे यार यहाँ से तो काट के लोग निकाले जाएं, लेकिन वो अल्लाह पाक के प्यारे थे, अल्लाह ने उनको अपने नेक मकसद के लिए चुन लिया था। अल्लाह ने उनको बहिफाजत गाड़ी से बाहर निकाला और एक जगह पे उनको, ख़ातून को ऊपर चद्दरें कहाँ से आई वो सिर्फ अल्लाह और उसकी हिकमत ही जानती है। तो हमने जब उनको निकाला, जब हम ये अमल देख रहे थे, तो फिर हमने जाके उसकी गाड़ी देखी, अफनान की। तो अफनान की जो ना वो उसके एयर बैग खुल गए थे और वो उससे बाहर निकला नहीं जा रहा था। अच्छा। तो कुछ लोगों ने उसको खींच कर वो उसकी एयर बैग के साथ फिर उसकी जो बेल्ट थी वो काटी है उन्होंने, काट के फिर बाहर, जब ये कार्य कर रहे थे तो हम लोग पहुंच गए वहाँ पे। तो हम जब उसको, उसमें कोई शक नहीं, गुस्सा था, मेरे बेटे ने भी उसको एक दांत थप्पड़ मारा, मैंने भी उसको गिरबान पकड़ा, लेकिन फिर वहाँ हजूम इकट्ठा हो गया, लोगों ने मारना शुरू किया। फिर पता चला कि यार वो लोग हमें मारना शुरू हो गए, वो हमसे छुड़वा रहे थे अफनान को। अच्छा फाकिर साहब, एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे कि अफनान अकेला था या इसके साथ कितने इसके दोस्त थे? नहीं, ये इसके साथ 3 लोग और थे। जब हम पहुंचे हैं गाड़ी के अंदर तो इसकी बेल्ट नहीं खुल रही थी, जिसकी वजह से ये पकड़ा गया, जिसकी वजह से ये वो सब फरार हो गए थे। और वो इसके जो लवाहकीन हैं, इसके जो वालिद है, वो उस वक्त तो हमारी होश नहीं थी, उसका वालिद वहाँ पहुँचा है और उसने इसको छुड़ाने की कोशिश की और कुछ लोगों ने हमें मारा जब हम उससे मार रहे थे। फिर हम इधर आ गए हैं, हमें यही पता चला कि जी पुलिस ले गई, लेकिन हमें तो बाद में पता चला कि पुलिस के पास तो अफनान है ही नहीं। क्योंकि जब हम रात को अपना एविसीना हॉस्पिटल में जब हमने वो डेड बॉडीज जो हैं वो उनको अपना चार्जशीट अपना हमें हमारे डेड बॉडीज हमें दी हैं, तो उसके बाद ये थी जी कि अगर आपने करवाना है पोस्टमार्टम तो हमें बताएं कि पोस्टमार्टम आपने करवाना कि नहीं करवाना। मैं कहने जी हमने करवाना है। तो जब उसके लिए जी वो हमें पुलिस जो है ना, वो मुझे असल में उसको होश भी नहीं थी, सच्ची बात ये है। तो मैंने कहा नहीं जी मैंने पोस्टमार्टम करवाना है, क्योंकि मैंने केस करना है और मैंने जो है ना पोस्टमार्टम के बगैर नहीं घर लिखे नहीं डेड बॉडीज़। तो पुलिस ने हमें बहुत सारा उस वक्त ही जो है ना वो हमें जो है ना वो रात की, मैं बात कर रहा हूँ कोई 2 बजे की, क्योंकि उस वक्त इनकी आपस में जो इसका वालिद है उसकी और पुलिस की आपस में मामला तय हो गए थे। तो हमने कहा नहीं जी हमने पोस्टमार्टम करवाना है। उसके बाद हम लोग गए हैं रात ही को थाने। तो जब वो जो है ना वो कहने लगे जी कि ये एक्सीडेंट है, तो मैंने कहा जी कि वो लड़का किधर है, हमें दिखाएं। तो इन्होंने हमें लड़का नहीं दिखाया। अच्छा, आपके कहने के बावजूद हमें इन्होंने लड़का नहीं दिखाया, वहीं से आपको अंदाजा हुआ कि यहीं से कोई ना कोई। मैं बताता हूँ आपको, जब हमें इन्होंने लड़का नहीं दिखाया तो हम परेशान हो गए। फिर जो है वो अगले दिन सुबह अतवार वाले दिन जब हमारा इन्होंने डॉक्टर रोका है कि ये जो है ये पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे थे, फिर हमें शक पड़ा यार ये गड़बड़ क्या है, ये क्यों ये हमारा पोस्टमार्टम क्यों रोका जा रहा है। और मेरे दामाद जो हैं उसके फ़ोन के ऊपर बेल जा रही थी और जो है ना वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, कोई बंदा जिसके पास भी फ़ोन था। मैंने ये कहा कि यार हो सकता है कहीं वो गाड़ी के अंदर गिरा हुआ हो। तो हम लोग जो हैं वो जायवुका पे जाते हैं अपनी गाड़ी में कि वहाँ से फ़ोन ले लें। जब हमने वहाँ जाके देखा हमें फ़ोन तो मिला नहीं। खैर वो मेरी वाइफ की उसकी गोल्ड की चेन थी, नहीं मेरी बहू की थी, सॉरी बहू की चेन थी, नहीं मेरी वाइफ की चेन थी, बहू की तो मिली नहीं। मेरी वाइफ की गोल्ड की चेन थी और उसके बाद मेरे दामाद की घड़ी थी, वो हमने ली और अपनी गाड़ी से मैंने चाबी भी निकाली। तो मेरा बेटा जो है वो जाके उधर इसकी गाड़ी पे खड़ा हो गया और वहाँ जाके वो ऊँची रोने लग पड़ा। मैं क्या हुआ, कहने पापा ये वही गाड़ी है कि जो है ना इन्होंने जो भाई के साथ जिनकी तकरार हुई थी, ये तो वो गाड़ी है। अच्छा, हम फिर तो आपके दामाद के वहाँ पे पहुँचने पर, रोने धोने पर आपको तब पता चला कि ये वही बंदा है? जब उसके अपने दामाद का हम फ़ोन लेने गए हैं ना, तो उस वक्त हमें पता चला कि यार ये वही गाड़ी है, ये वही लोग हैं यार जो ना जो हम जिनका तकरार हुआ था। हम फिर उस वक्त थाने गए हैं। ये बात है इतवार वाले दिन की, जब हमारी डेड बॉडीज जो हैं यहाँ पड़ी हुई थी जिन हॉस्पिटल में। हमने फिर जाकर उन्हें कहा जी हमें लड़का दिखाएं, हम कंफर्म करें। इन्होंने लड़का नहीं दिखाया, लड़का तो उनके पास था ही नहीं। वो तो हमें बाद में पता चला कि उसका वो बाप ले गया था लड़के को चीन के इनसे। वो फिर इन्होंने हमें लड़का नहीं दिखाया। हमने फिर रात को तदफीन के बाद 2 बजे बंदे भेजे हैं मैंने, वहाँ 10 लोग गए हैं, इन्होंने फिर लड़का नहीं दिखाया। उसके बाद फिर हम सुबह जो है अगले दिन फिर हम गए हैं, इन्होंने हमें लड़का नहीं दिखाया।
फिर मैंने यहाँ पे आके लोगों से कहा कि यार हमने जो ना वो थाने का घेराव करना है और जाके हम, क्योंकि ये वही गाड़ी है जिसने हम बेटे के साथ तकरार हुई थी, गाली गलौच हुई है, इसने तो टारगेट किलिंग की है। इसे टारगेट करके जो है ना वो मैं यहाँ सब लोगों को बताना शुरू हो गया था, यार हमारा ये एक्सीडेंट नहीं है, ये तो कत्ल हुआ है। ठीक है जी। तो वो उस वक्त फिर हमने कोई 3 बजे थाने का घेराव किया है। ये बात मैं कर रहा हूँ 13 तारीख की, मंडे वाले दिन। 11 की रात को एक्सीडेंट हुआ था, इतवार गया, पीर का सारा दिन गया। हमने 13 वाले दिन रात को तकरीबन कोई 5:30-6 बजे लोगों का घेराव हुआ। मीन्स वहाँ फिर मीडिया पहुंचा तो फिर 300 तो लगी है। जो ये लोग कहते हैं ना जी कि सीएम जो है ना वो आगे 302 लोग आ गए, ये गलत बात है। फिर 302 लगी, असल दफात जो है बाद में लगी, जब प्रेशर सारा बिल्ट हुआ तो फिर केस जो है आपके मुताबिक जो है सही। हाँ जी, लेकिन उसके अंदर सीएम साहब का कोई किरदार नहीं था 302 के अंदर। वो आपकी मेरिट पे लगी है। वो मेरिट पे लगी है कि जब हमने कहा जो ये जो है ना हमें बंदा दिखाएं और ये गाड़ी तो वही है और ये उसके पास नहीं था। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये लड़के को फरार करा के ले गया था इसका वालिद। बाप तो फरार करा के ले गया था, लेकिन प्रेशर इतना था कि वो फिर वो शिकंजे में आ गए, क्योंकि मीडिया पे हाई प्रोफाइल केस बन गया। जी बिल्कुल। तो उसके बाद फिर इन्होंने जो है ना वो उसको पुलिस के हवाले किया। और दूसरी बात ये है कि मैं बता दूं कि जो इंटरव्यू है अब वो पूरा देखे, उसमें कहाँ लगता है कि वो पुलिस की स्टडी में था। वो तो अपने वालिदैन के पास था, किसी ऐसे कमरे में बैठा हुआ था जहाँ उसका वीडियो क्या कराया गया है और उसको 14 साल का बताया गया है। हालांकि जो इन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं तो वो उसके अंदर 17 साल पास तो खुद कह रहे हैं। ये बड़ा अहम सवाल आपने किया। अच्छा, आपने इस केस को माशाल्लाह बड़ी बहादुरी के साथ परसू किया, थानों में गए, अदालतों में गए, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में गए, हॉस्पिटल्स के बाहर आपको देखा मैंने कि वहाँ आप मौजूद रहे। अब जो है मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है और मेडिकल बोर्ड जो है अफनान की असल उम्र का तयन करेगा कि क्या इसके बाप ने कागज़ों में इसकी उम्र कम तो नहीं लिखवाई। तो अब जो है सारी निगाहें जो है मेडिकल बोर्ड की जानिब है। तो क्या समझते हैं कि अब केस किस तरफ जा रहा है? पहली बात तो ये है कि मैं आपको ये क्लियर करूं कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई अबहाम नहीं है कि ये 18+ है। ये 18+ ही है। उसकी रीज़न ये है कि जिस स्कूल में ये पढ़ता है लर्निंग लाइन्स में, वहाँ वो बच्चे को प्ले ग्रुप, नर्सरी, केजी, फिर उसके बाद ये फर्स्ट में लग जाते हैं। 4 साल उसकी ट्रेनिंग होती है, 4 वो और 12 साल ये 16 साल हो गए। वो दूध पे पीता हुआ तो बच्चा नहीं आ गया था 2 साल का, यकीन वो 4 साल का उन्होंने दिया होगा। तो ये जो बात कर रहे हैं जी उसने क्लास में 1 साल में 2 क्लासें की हैं, ये बिल्कुल ये रॉन्ग बात है। लर्निंग लाइन्स में हमने पता करवाया है, कोई कहीं ऐसा नहीं होता, ये झूठ बात है ये। तो हमारे हिसाब से तो उसकी अगर एजुकेशन देखें, आप उसके डॉक्यूमेंट देखें तो उसी के अंदर ही ये 18+ है। बाकी ये बोर्ड टूट क्यों रहा है? क्योंकि वो असरअंदाज हो रहे हैं, बासर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, लोगों को ख़रीद रहे हैं और बोर्ड के अंदर वो जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको अंडर 18 जो है ना वो साबित हो जाए। तो हमारे हिसाब से और पुलिस के हिसाब से तो वो अगर आप उस बच्चे की डील डोल देखें तो वो आपको पता चलता है कि यार ये 18+ है, ये 18+ है। अच्छा रफ़ाका साहब, हमारे मुल्क के अंदर ऐसा होता है कि पैसे वाले लोग जो हैं गरीब लोगों की ज़ुबान जो है वो बंद कर देते हैं पैसों के ज़रिए। यकीनन आपके घर से 6 जनाजे उठे तो आपसे उन्होंने रब्ता किया होगा और आपको उन्होंने कहा होगा कि जी इतना पैसा ले लें, खामोश हो जाए ताकि अफनान की जान छूट जाए। जिसमें कोई शक नहीं, मुख्तलिफ ऑफर्स आती रहीं, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। और ज़ाहिर बात है कोई ऐसा बंदा 10 करोड़ की 15 करोड़ की ऑफ़र क्यों देगा? किसी की क्या तकलीफ़ है? ज़ाहिर है जिसको तकलीफ़ है वही बात चलाएगा ना जी। तो बात होती रही इधर उधर से, लेकिन मैंने ये कहा कि जी मेरा आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है, ना पहले था ना आज ही है। मेरा उनसे कोई ज़ाती प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। और वो बच्चों की तरह वो भी बच्चा ही है, उसने एक गुनाह किया है, मेरिट पे उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसने एक्सीडेंट नहीं किया, उसने टारगेट किलिंग की है, 6 लोगों को मारा है, एक बंदे की जान की मसला नहीं है। और मैं कानूनी माहरीन को अभी बाकी सबको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा रहा कि यार 6 बंदों का कातिल, और आप ये कहते हैं जी उसको जर्नलाइज शो कर दें, उसको सजाए मौत नहीं होगी, उसकी उम्र कम कैद हो जाएगी और उम्र कैद के बाद हम उसको 2-4 साल की कैद दे के हम बाहर निकाल लेंगे। यार ये कहाँ का कानून है? उसने एक बंदा नहीं मारा, उसने 6 बंदे मारे हैं और 6 बंदे मारे नहीं आया, 7वां जो दुनिया में नहीं आया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है रफ़ाका साहब। लेकिन जब एक बंदे ने, रईस ने, अफनान ने 6-7 कत्ल कर दिए आपके घर वालों के, ज़ाहिर सदमा था। कई लोगों ने आपको समझाया भी होगा कि रफ़ाका साहब ये 15-20 करोड़ रुपया आ रहा है, ये ले लें, एक्सेप्ट कर लें, इससे आपके बच्चों की या आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। लेकिन आपने ये पैसा क्यों नहीं कबूल किया? देखिए जी, मैंने
ये पैसा कबूल ना करने की रीज़न ये है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया, मेरी फैमिली ख़त्म हो गई, पीछे जो बेटियां हैं वो अपने घर चली जाएंगी, तो मैंने किसके सहारे जीना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसा जुल्म किसी और के साथ ना हो। माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए कि यहाँ कानून भी मौजूद है, यहाँ रियासत भी मौजूद है। जब आप रियासत से टक्कर लेंगे, रियासत को धोखा देंगे, किसी के साथ ज्यादती करेंगे, तो कानून अपना रास्ता लेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह कानून अपना रास्ता ले रहा है। तो मैं इसलिए खड़ा हूँ कि इसको सजा दी जाए मेरिट पे, जो भी इसकी सजा बनती है। अगर मुझे जो है यहाँ इंसाफ ना मिला तो कोर्ट पड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट पड़ा हुआ है, मैं इसको जो है मेरिट पे सजा दिलवाऊंगा, वो माशरे के लिए कि यार हमने ऐसा गुनाह नहीं करना, यहाँ कानून और रियासत मौजूद है, अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो हमें उसकी सज़ा मिलेगी। और मैं ये कुर्बानी जो है ये इस सोसाइटी के लिए दे रहा हूँ, और आम लोगों के जो मिडिल क्लास का तबका है, जो हम जैसे मजदूर लोग हैं, मजदूरी करने वाले, कि यार पैसे लेके जेब में डालना, पैसे की कितनी ज़िंदगी गुजारोगे, और फिर आपने अल्लाह के पास नहीं जाना, वहाँ आपने हिसाब नहीं देना। जब कुदरत ने कसास का निज़ाम बनाया हुआ है हमारे दीन के अंदर, तो उसने कत्ल किए हैं, उसको उसकी सज़ा होनी चाहिए। पैसे से आप जी नहीं सकते। आप जो है ना अपने ज़मीर को क्या जवाब देंगे? कल आपने भी अपने अल्लाह के पास जाना है, आपने क्या जवाब देना है कि पैसे लेके आ गए हो, अपना मुंह काला करके लेके आ गए हो। बड़ी अच्छी बात की रफ़ाकत साहब। अच्छा, अब आपके वकील साहब के साथ भी डिस्कशन होती होगी इस केस के बारे में, ये केस कैसे आगे बढ़ रहा है? एक तो ना मेडिकल बोर्ड का फ़ैसला इम्पोर्टेंट है, दूसरा ये कि अफनान को ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सज़ा होनी चाहिए ताकि इंसाफ का बोलबाला हो? देखिए जी, हमारे हिसाब से तो सज़ा वाली बात नहीं, उसको तो सज़ाए मौत है। उसने 6 लोगों का कत्ल किया है, बिल्कुल। और जो उसके डॉक्यूमेंट हैं वो तो बताते हैं ये 18+ है, 12वीं क्लास का स्टूडेंट है। कोई बाशऊर बंदा कहेगा कि वो अंडर 18 है? तो जब वो 18+ हो गया तो उसको सजाए मौत होगी उसकी। उसने एक कत्ल नहीं किया, मैं बार बार कह रहा हूँ, उसने 6 कत्ल किए हैं, सही। और 7वां वो कत्ल किया है जो दुनिया में आया ही नहीं। तो इसलिए हमें तो यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको सजाए मौत होगी, और इसने जो गुनाह किया उसकी सजा मिलेगी। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है रफ़ाकत साहब ने की है। दो मैं इन बातों को रिपीट करूंगा। पहली बात उन्होंने ये की है कि ये पैसे इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि पैसे से लेके कब तक जो है बंदा जी सकता है, इंसाफ का बोलबाला हो, और जो है मुलजिम जो है वो कटहरे में हो, और जो है पैसे लेके जो है हमेशा बाअसर तबका जो है छोटे लोगों का मुंह बंद कर देता है। इन्होंने पैसे नहीं लेने। और दूसरी इन्होंने बात की है कि 7 लोगों का कत्ल हुआ है, 6 नहीं 7 लोगों का कत्ल हुआ है, और अफनान जो है अगर जो है 18 साल उम्र उसकी साबित हो जाती है तो सजाए मौत उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि सजाए मौत मिलने से ही इनके मुताबिक जो है इंसाफ का बोलबाला होगा। तो अल्लाह ताला रफ़ाकत साहब को सब्र भी दे, इनकी फैमिली को भी सब्र दे, क्योंकि बहुत बड़ा सानिया है एक घर से 7 जनाजे निकल जाना। नाज़रीन, ये मामूली बात नहीं है। मैं और आप जो है शायद ये सदमा ना बर्दाश्त कर सके जो सदमा रफ़ाकत साहब ने बर्दाश्त किया। नहायत ही मजबूत असाब के शख्स मालिक है। इनको इस वजह से भी खारिज तहसीन बच करता हूँ, और ये दुआ भी करता हूँ कि इंसाफ का बोलबाला हो, ताकि जो है आइंदा मुआशरे में ऐसा जुल्म ना हो। तो आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। आप देखते रहे आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।